Today you will learn Samuel Taylor Coleridge as a romantic poet. You people will learn coordinations and various themes and idea in John Keats' odes. You people are going to learn 1914 poem by Philip Larkin. फिलिप लार्कन की जो लाइफ है 1922 में वो पैदा हुए हैं और 1985 में उनकी डेथ हुई है। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 साल बाद पैदा हुआ है। किससे? सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन है लिख लें, ये पॉइंट सारे याद रखा के 1914 में स्टार्ट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1918 में डेथ इसकी एंड हुई। हमारा राइटर जो है वो पैदा हुआ है 1922 में फिलिप लार्कन। फिलिप लार्कन अपनी विट्सन वेडिंग के अंदर जो उसकी कलेक्शन है पोएम्स की, विट्सन वेडिंग, उसके अंदर पब्लिश करता है ये पोएम भी उसी कलेक्शन का हिस्सा है, विट्सन वेडिंग, और वो उसने की है 1964 में। नोट कर लें ये सारे पॉइंट। पोएम वो लिख रहा है 1914 बाय फिलिप लार्कन। ठीक है, अब इस पोएम के अंदर देखें उसने वो एक तो रोमन न्यूमरल्स यूज़ किए हैं और साथ उसने 1914 लिखा है। ये हमें लगता है क्योंकि ये 1964 में ये उस कलेक्शन के अंदर पब्लिश हो रहा है, तो ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है कि आफ्टर द वर्ल्ड वार 1 क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लोगों की हलाकत हुई थी वो तकरीबन टोटल थे 40 मिलियन पीपल। कितने लोग मारे गए थे? 40 मिलियन पीपल। और लोगों ने एक दूसरे को ये दिलासा दिया कि अब चूंकि 40 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारा लोग डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं, अब इसके बाद हलाकतें नहीं होंगी। तो सेकंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई है तो उसमें जब वो एंड हुई है, यानी वो 1939 में स्टार्ट हुई है और 1945 में वो एंड हुई है। अब सेकंड वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में जब ये एंड हुई है तो 80 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज़्यादा लोग ट्रेंचेस में लड़ते थे, फौजी जो सोल्जर थे वो ट्रेंचेस बनाते थे, उन्होंने ट्रेंचेस बनाई हुई थी अपनी, और उनके अंदर ही वो गोले एक दूसरे के ऊपर मारते थे और एक दूसरे का नुकसान ज़्यादा करते थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में जब 80 मिलियन लोगों की डेथ हुई है तो उसमें क्या हुआ था, वो आम लोगों के ऊपर भी गोले बरसाए गए थे और आम जो जनता थी, आम जो आवाम थी, उसमें वो भी बहुत ज़्यादा आवाम मारी गई थी। अब हमारे पोएट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को सुना अपने पेरेंट्स से और सेकंड वर्ल्ड वार को उसने खुद देखा है कि उसकी लाइफ जो है, उसकी एज जो बताती है कि 1922 में वो पैदा हुआ है फिलिप लार्कन और उसकी डेथ हुई है 1985 में। तो इसका मतलब है सेकंड वर्ल्ड वार भी उसने सुन रखी है और दूसरी जंग अजीम उसने खुद देखी है जो 1930 में स्टार्ट होती है, उसकी एज में ही आ रही है, और इंग्लैंड जो है खुद इसके अंदर फंसा हुआ था, 1945 में एंड हो रही है। ये पॉइंट लिख लें, ये आम बुक से नहीं मिलते क्योंकि आज की जो हमने पोएम पढ़नी है उसके बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। इस पोएम के अंदर जो पोएम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका मैं लिंक जो है अपनी जो मैंने पहले लेक्चर दिए हुए हैं उसके नीचे इसका लिंक भी दे दूँगा। उन दोनों लेक्चर्स का मैं लिंक दे दूँगा। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो सुनना है आपने लाजमी। 1914 में जो स्टार्ट हुई है और 18 तक जो एंड हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसका आपने लेक्चर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का आपने मेरा लेक्चर सुनना है। मैं उसके लिंक में दे दूंगा, ये जब अपलोड करूंगा लिंक सेंड करूंगा, उसके लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपने वो ज़रूर सुनना है ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। इसका स्नैपशॉट ले लें अगर लेना है, नहीं तो फिर आप सुन लीजिएगा। मैंने बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लोगों की डेथ हुई है वो थे 40 मिलियन लोग और सेकंड में 80 मिलियन लोगों की। 40 मिलियन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1914 से 1980 तक के लोगों ने एक दूसरे को दिलासे दिए कि अब जंग नहीं होगी कभी, क्योंकि इतने लोग मारे गए हैं, लोगों ने लेसन हल कर लिया लड़ना। अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुई, उसमें एटॉमिक बम जो हैं वो इस्तेमाल किए गए और इवन के नागासाकी और हिरोशिमा जापान के सिटी के ऊपर बम गिराए गए।
फर्स्ट वर्ल्ड वार ऐसी होती है कि जो हंगेरी एम्पायर है, जो जर्मनी और हंगेरी और ये सारी जो एक एम्पायर थी, जर्मन जो लोग थे वो बड़े नेशनलिस्ट थे। जर्मन से ओवरऑल वहाँ से ये जंग स्टार्ट होती है और ये बहुत सारे कंट्री को आपस में अपने लपेट में ले लेती है, इवन कि इंग्लैंड, पोलैंड और फ्रांस, और उसके बाद टर्की और जापान, और ये बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, अमेरिका, इस तरह की बड़ी पावर्स जो हैं आ जाती हैं। अमेरिका जो था वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये जर्मनी उसके साथ ज़बरदस्ती लड़ता है। अल्टीमेटली सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग, यानी अमेरिका भी इकट्ठा हो गया, अमेरिका भी मिल गया उनके साथ, और इंग्लैंड भी था एक साइड पे, फ्रांस भी था, पोलैंड भी था, ठीक है। उसके बाद दीगर कंट्री जो है इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। जर्मनी जो है पहली जंग में, अब इटली जो है ये भी इनके साथ है, इटली भी इस जंग में इनके साथ है, इटली भी इनके साथ है। अब ये सारे मिले हुए हैं और ये किससे लड़ रहे हैं? जर्मनी से। ये सारे कंट्री मिल जाते हैं और जर्मनी चूँकि इनको तंग कर रहा था, सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री था उस वक्त, तो ये जर्मनी को फिर सारे मिल के मारते हैं। ये सारे मिल जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, सारे मिलके फिर इसको मारते हैं जर्मनी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाता है। जर्मनी को बुलाया जाता है एक स्पेसिफिक जगह में फ्रांस के अंदर, और वहाँ बेइज्जती की जाती है इनके लीडर की, और ये हाथ जोड़ के जितना नुकसान हुआ है इन कंट्री का वो सब इससे लेते हैं और इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं कि तुम कभी अपनी फ़ौज नहीं बनाओगे, कभी तुम इतनी से ज़्यादा फ़ौज नहीं बना सकोगे, हमारे सारे खर्चे दोगे, एक्सपेंडिचर सब इससे लेते हैं, और जर्मनी की बड़ी बेइज्जती होती है। जब ये सारा मामला चल रहा था तो एक हॉस्पिटल के अंदर एक सोल्जर था जो ज़ख्मी था, और उस वक्त के डॉक्टर को कह रहा था कि मुझे जल्दी से ठीक करो, मैंने जाके जर्मन के लिए लड़ना है, जर्मन आर्मी के लिए लड़ना है, मेरे कंट्री की बहुत बेइज्जती हुई है। अब ये जो वाउंडेड सोल्जर था इसका नाम था हिटलर, अडोल्फ हिटलर। क्या नाम था इसका? ये अडोल्फ हिटलर था, और यही बाद में बनता है नेशनलिस्ट, और इसी ने वो नाजी कंपनी जो है वो बनाई थी। नाजी, आप कहते हैं नाजीज़म, ये नाजी इसने एक कंपनी बनाई, और उसमें इसने जर्मन जो है वो इसने खुद को डिक्लेयर किया कि हम जर्मन हैं और हम सुपीरियर हैं दूसरी नेशन से, और इस तरह ये तकरीबन कोई 6 मिलियन जूस को ये ज़िंदा जलाता है और बहुत सारे लोगों को ये मारता है, ठीक है। और ये फिर अपना कथारसिस करता है, और साथ ही ये इतनी आर्मी बना लेता है, ये यूनाइटेड नेशन और सारे जो माहदे होते हैं सब तोड़ देता है, और जिस कंट्री से लड़ता है उसकी तरफ 13 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, 10 लाख, इस तरह आर्मी भेज देता है। ये इंग्लैंड से लड़ता है, ये फ्रांस से लड़ता है, ये पोलैंड को कब्जे में ले लेता है, ये रशिया के साथ लड़ना शुरू कर देता है, ये दीगर कंट्री, ये अमेरिका के साथ लड़ना शुरू कर देता है, और इसमें इसका इटली साथ देता है, इसमें इसका जापान साथ देता है, ये लिख लें सारे। और ये होता है ये हिटलर, जर्मनी का, ये सारे मिलके अब ये सारे पूरी दुनिया के साथ लड़ रहे हैं। इधर अमेरिका भी साइड पे है, रशिया भी साइड पे है, ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी ताकतें साइड पे हैं। अब ये इसकी रशिया के साथ लड़ाई होती है, और रशिया के लिए 13 लाख सोल्जर भेज देता है। 13 लाख जो हैं वहाँ पे जाते तो हैं उनके साथ लड़ने, लेकिन वो मारते मारते इसे जर्मन के बॉर्डर तक ले आते हैं। ये सारे उधर से अमेरिका भी पड़ जाता है, उधर से पोलैंड और फ्रांस और इंग्लैंड, ये सारे जो हैं इसके खिलाफ हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हिटलर जो है खुदकुशी करने पे मजबूर होता है, और 1945 में ही ये खुदकुशी करता है और वार एंड होती है। और अल्टीमेटली जापान जो है उसको इस तरह कंट्रोल करते हैं कि उसके ऊपर बम गिरा देते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड है। हमारे राइटर ने आज की इस पोएम में फर्स्ट वर्ल्ड वार का बैकग्राउंड जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का बैकग्राउंड अपनी पोएम के पीछे रखा है, बैकग्राउंड में उसको रखा है, और उसने डिस्कस किया कि लोग किस तरह अपनी जानें फिदा कर रहे थे, कैसे लड़ रहे थे, और जिसके साथ लड़ने जा रहे थे वो एक ऐसी पावर थी, जर्मन था डेफिनेट, और जर्मन के साथ लड़ना तो मौत है। और वो यहाँ पे वो डिस्कस करता है कि किस तरह लोग अपनी जानें निछावर कर रहे थे नेशनलिज्म पे। ये सारी बातें वो आज के लेक्चर में आपको बताएगा फिलिप लार्कन। तो आज के हमारे टुडेज टास्क जो हैं, फिलिप लार्कन ये 1914 कर लें, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसकी पोएम जो है हम पढ़ेंगे, कॉलरिज एज अ रोमांटिक पोएट देखेंगे, और वर्ड्सवर्थ लाइफ, इसमें हम कॉलरिज देखेंगे और जॉन कीट्स की जो ऑड्स हैं वो भी देखेंगे, मैंने आपको सेंड किए हैं।
हमारी एक स्टूडेंट हैं मरियम, मेरी बड़ी पुरानी स्टूडेंट हैं, वो है सरगोदा यूनिवर्सिटी